नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। तो लेसन 3 के भाग 1 में हमने पढ़ा क्या, जन्म के बारे में और जन्म कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा है, और साथ साथ जो जन्म तंत्र होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पिछले क्लास को। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो हमारा नर जनन तंत्र है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जनन तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका क्या, मुख्य जनन अंग, मुख्य जनन अंग या फिर प्राथमिक जनन अंग। दूसरा होता है सहायक सहायक जनन अंग यानी कि द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, तो मुख्य जनन अंग में क्या रखा गया है यहाँ पे, टेस्टिस यानी कि वृषण। और सहायक जनन अंग में क्या रखा गया है मुख्यतः यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं सहायक जनन अंग को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, नलिकाएं यानी कि ग्लैंड्स, सॉरी, नलिकाएं यानी ट्यूब्यूल्स, और दूसरा होता है ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स में अनेकों प्रकार ट्यूब्यूल्स आते हैं। कौन कौन से ट्यूब्यूल्स देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहला ट्यूब्यूल्स, नाम क्रम वाइज याद रखेंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। इसलिए ट्यूब्यूल्स में सबसे पहला ट्यूब्यूल्स आता है आपका रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस। ठीक है, जो दूसरा ट्यूब्यूल्स आता है उसको बोलते हैं वाशा एफरेंसिया। वाशा एफरेंसिया। तीसरा जो ट्यूब्यूल्स आता है उसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। चौथा जो ट्यूब्यूल्स आता है उसको बोलते हैं वाशा डिफरेंस। ठीक है, तो ट्यूब्यूल्स कुल कितने प्रकार हुए हैं यहाँ पे, 4 प्रकार। कौन कौन से, रेटेस्टिस, वाशा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस, वाशा डिफरेंस। ठीक है, ग्लैंड्स में देखिए, ग्लैंड्स में कुल कितने प्रकार ग्लैंड्स हैं इसको देखते हैं। सबसे पहला ग्लैंड्स आपका है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। ठीक है, दूसरा ग्लैंड आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा जो है उसको बोलते हैं काउपर ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो नर जनन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मुख्य जनन अंग या फिर मुख्य जनन तंत्र, और दूसरा आपका है सहायक जनन अंग। ठीक है, मुख्य जनन अंग में टेस्टिस रखा गया है और सहायक जनन अंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है आपका ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं, दूसरा आपका ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां। ट्यूब्यूल्स में 4 प्रकार ट्यूब्यूल्स, रेड टेस्टिस, वाशा एफरेंसिया, एपिडिडाइमस और वाश डिफरेंस या फिर वाशा डिफरेंस। ग्लैंड्स को 3 ग्लैंड्स में डिवाइड किया गया है, फिर ग्लैंड्स में 3 प्रकार ग्लैंड्स आती ग्रंथियां आती है। पहला आपका सेमिनल वेसिकल, दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है काउपर ग्लैंड। ठीक है, तो ये था आपका नर जनन तंत्र। चलो नर जनन तंत्र को फिगर से समझते हैं। चलिए, तो हेडिंग आपका नेक्स्ट हो जाएगा नर जनन तंत्र एवं इसकी संरचना।
नर जनन तंत्र एवं संरचना। स्ट्रक्चर एंड सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे नर जनन तंत्र और उसकी संरचना के बारे में। तो सबसे पहले एक छोटा सा फिगर देखते हैं। देखिए, आपको बताया गया था कि जो नर जनन तंत्र होता है उसका प्रमुख भाग क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम टेस्टिस के बारे में देखेंगे और साथ साथ टेस्टिस के अलावा जो सहायक जनन अंग होते हैं, यानी कि जैसे आपका ग्लैंड्स हो गए, ग्रंथियां हो गई, और जो आपकी नलिकाएं होती हैं, ठीक है, उनको मिला करके फिगर में देखा जाएगा। तो फिगर देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले मनुष्य में टेस्टिस संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी। ठीक, ये 2 टेस्टिस, और जो दोनों टेस्टिस होते हैं ये बाहर से एक खोल में पैक्ड रहते हैं। ठीक है, तो ये बाहर का खोल। ठीक है, ये दोनों क्या है, टेस्टिस है। ये क्या हो गया आपका, टेस्टिस। और ये क्या है, बाहर का खोल। बाहर के खोल को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। ठीक, अब देखिए, तो टेस्टिस होता है, यह शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे पाया जाता है। ठीक, और देखिए इसका कारण क्या होता है कि ये जो टेस्टिस होता है शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है। अधिकांश में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर क्यों होता है। ठीक है, तो शरीर के बाहर उपस्थित होने का इसका मेन कारण ये होता है कि टेस्टिस में एक प्रक्रिया होती है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है वह आपका कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 से 36। और मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर जो टेस्टिस है इसका तापमान भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, अर्थात जो स्पर्म बनेंगे वो आपके निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी डेड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो टेस्टिस होता है ये शरीर के बाहर रहता है, जिसकी वजह से इसका तापमान शरीर के तापमान से कुछ कम रहता है। ठीक है, यानी 35 से लगभग 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो ये कारण है इसका शरीर के बाहर उपस्थित होने के लिए। अब देखिए, टेस्टिस के बाहर एक खोल पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। प्रत्येक टेस्टिस, एक टेस्टिस ही दूसरा टेस्टिस ही, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250, ठीक है, प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कितने पाए जाते हैं, 250 क्या पाया जाता है, कंपार्टमेंट यानी कक्ष। इन कक्षों को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिस में 250 की संख्या में कंपार्टमेंट कक्ष पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिस में 250, ठीक है, दोनों में मिला के लगभग कितने हो जाएंगे आपके, 500। ठीक, चलिए ये देखिए एक कंपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा। ठीक है, इस प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मतलब 250 कम से कम। ठीक है, तो फिगर यहाँ पे हम 250 अंदर नहीं बना सकते हैं क्योंकि और बाकी इसमें बनाने हैं, तो लेकिन 250 होते हैं, इसको जानते रहिए। ठीक है, तो ये जो भाग है अंदर का इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितनी संख्या होती है इसकी, लगभग 250। ठीक है, इसमें बना दे रहे हैं। इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, अब प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में
चलिए ये देखिए, प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, जो कि लगभग 250 होते हैं, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो यह जो है, ठीक है, यह आपका 1 से लेकर के 3 तक एक नलिका पाई जाती है, ठीक है। इस नलिका को क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। यह जो नलिका है इसको क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक। संख्या कितनी होती है इसकी? 1 से 3 तक। तो अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में जरा देखते हैं। अगर हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को निकाल लें, तो मान लेते हैं कि एक आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि लगभग थोड़ा सा कुंडलित होती है। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को देखें, और इस चूंकि नलिका है, तो इस नलिका को अगर मानते हैं हम बीच से कट कर दिए, तो काटने पर क्या होता है? इसका ये वाला भाग, जिसे अगर मानते हैं हमारी ये नलिका होगी, जब इसको हम क्या करते हैं? काटते हैं, तो काटने पर हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि ये लगभग गोलाकार होगा, ठीक है, और बीच में क्या होगा? होल होगा, ठीक। तो प्रत्येक सेमनीफेरस जो ट्यूब्यूल्स होता है, उसके निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, ठीक है। चलिए मानते हैं कि यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। दूसरा आपका ग्रीन कलर से बना दिया जा रहा है। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है। एक कोशिका को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं। और दो दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये हरे रंग की बनाई गई है, इसको क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। देखिए, जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है, इसी से आगे चलकर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, ठीक है। यानी कि यही आगे चलकर क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, स्पर्म, ठीक है। आगे चल के यही स्पर्म बनाएगा। और सर्टोली कोशिकाएं क्या कार्य करती है? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया एक कार्य किया, स्पर्म बना रहा है, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करेंगी? सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, जब ये स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करती है? सर्टोली कोशिका। यानी जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, वह स्पर्म के क्या देती है? न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब देखिए, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनकी संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है, प्रत्येक कंपार्टमेंट में, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ जगह होती है, ठीक है। जो जगह होता है, इन्हीं के बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, इन्हीं के बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को क्या नाम देते हैं? ये कोशिकाएं हैं आपका लिडिक सेल, इसको बोलते हैं लिडिक सेल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे लिडिक सेल कहते हैं। अब लिडिक सेल का कार्य क्या होता है? लिडिक सेल जो होते हैं, ये नर हार्मोन बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो लिडिक कोशिकाएं होती हैं, ये नर हार्मोन बनाने का कार्य करती है, ठीक। नर हार्मोन। अब ये नर हार्मोन क्या क्या होते हैं? नर हार्मोन मुख्य रूप से जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है। तो नर हार्मोन मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन आते हैं। कौन बनाएगा ये इन हार्मोन को? लिडिक कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कह सकते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में। अब आगे देखिए,
जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ये बाहर की ओर वृद्धि करती हैं, यानी कि कह सकते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जब बाहर की ओर वृद्धि करती है तो वृद्धि करने का मतलब जैसे आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलती है, जैसे ही वृद्धि करके टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलती है तो निकलने पर जो नलिका बनती है, ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेंगे इसी नलिका को हम क्या नाम दे देंगे, रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस। ठीक, अब ये जो नलिका रीड टेस्टिस है ये और आगे की ओर जब वृद्धि करती है तो यह बदल जाती है वाश इफ्रेंशिया में। ये हो गया आपका वाश इफ्रेंशिया। ठीक, ये हो गया वाश इफ्रेंशिया। और वाश इफ्रेंशिया आगे की ओर जा करके थोड़ी सी कुंडलित हो जाती है। ठीक है, और जो कुंडलित वाला भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस, इसी को बोलते हैं एपिडिडाइमस। ठीक, और एपिडिडाइमस आगे की ओर वृद्धि करते हुए खुलता है यूरिथ्रा में। ठीक है, इधर क्या आपका है, यूरिथ्रा। एपिडिडाइमस आगे की ओर वृद्धि करके यूरिथ्रा में खुलता है। तो एपिडिडाइमस और यूरिथ्रा के बीच वाला जो भाग होता है, यानी कि यह जो भाग होता है इसको बोलते हैं वाशा डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाशा डिफरेंस। तो ये हो गई नलिका। फिर से देख लेते हैं इसको। नर जनन तंत्र यानी कि प्रमुख रूप से हम टेस्टिस के बारे में देख रहे हैं। तो जो टेस्टिस होता है यह मनुष्य शरीर में, शरीर के बाहर उदर गुहा के नीचे 2 की संख्या में पाया जाता है। प्रत्येक टेस्टिस के चारों ओर एक खोल पाया जाता है। इस खोल को क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस के बीच में 250 की संख्या में कक्ष पाए जाते हैं। इन कक्षों को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से लेकर के 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाएं। स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं आगे चल के स्पर्म का निर्माण करती हैं और सर्टोली कोशिकाएं स्पर्म को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। सर्टोली कोशिकाओं के बीच बीच में यानी रेस्टिकुलर लोब्यूल में जो सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बीच बीच में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे क्या बोलते हैं, लिडिक सेल्स यानी कि लिडिक कोशिकाएं। लिडिक कोशिकाएं नर हार्मोन बनाने का कार्य करती है, या फिर कह सकते हैं लिडिक कोशिकाएं नर हार्मोन के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होती है। नर हार्मोन मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उसमें जो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे ही वो आपका कह सकते हैं टेस्टिस के बाहर निकलती है, ठीक, वह किसमें बदल जाती है, रीड टेस्टिस में। उसी नलिका को हम क्या नाम देंगे, रीड टेस्टिस। रीड टेस्टिस आगे की ओर वृद्धि करती है और वाशा एफ्रेंशिया में बदल जाती है। वाशा एफ्रेंशिया आगे की ओर जाकर के कुंडलित हो जाता है। इस कुंडलित भाग को क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस आगे की ओर वृद्धि करके वाशा एफ्रेंशिया वाशा डिफरेंस में बदल जाती है और यह वाशा डिफरेंस आगे जाकर के यूरेथ्रा में खुलता है। ठीक है, ये था नर जनन तंत्र यानी कि टेस्टिस की संरचना के बारे में और सहायक जनन यानी कि कह सकते हैं प्रमुखतः आपका नलिकाओं के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
चलिए, ये था आपका प्रमुख जनन अंग यानी टेस्टिस के बारे में। अब सहायक जनन अंग, सहायक जनन अंग, जननांग, ठीक है। सहायक जननांग को जैसे आपको बताया गया, दो भागों में बांटा गया है, नलिकाएं और ग्रंथि। ग्रंथियां, ठीक है। नलिकाओं में कुल कितनी नलिकाएं? 4 नलिकाएं। कौन कौन से? रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस, दूसरा आपका है वासा एफरेंस, तीसरा है एपिडिडाइमिस, चौथा और लास्ट है वासा डिफरेंस, ठीक है। ये 4 नलिकाएं। अब ग्रंथियों में कितनी ग्रंथियां? कुल 3 ग्रंथियां, जिसमें सबसे पहले ग्रंथि कौन सा है? सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेग्लैंड, और तीसरा और लास्ट आपका है काउपर, काउपर्स ग्लैंड। देखिए, नलिकाएं जितने भी होते हैं, चाहे रीड टेस्टिस हो, चाहे वासा डिफरेंस हो, चाहे एपिडिडाइमिस हो, चाहे आपका वासा डिफरेंस हो, इन सभी नलिकाओं का एक ही कार्य होता है, ठीक है। जितने भी स्पर्म बने होते हैं टेस्टिस के अंदर, उन सभी स्पर्मों को ये नलिकाएं, पहले आपका रीड टेस्टिस में स्पर्म आता है, फिर आपका रीड टेस्टिस से वासा डिफरेंस में, वासा डिफरेंस से एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से फिर वासा डिफरेंस में, और वासा डिफरेंस से आगे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल देता है, ठीक है। तो ये नलिकाएं, सभी नलिकाएं मिलकर के स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। ग्रंथियां देखते हैं। ग्रंथियों में सबसे पहली ग्रंथि कौन सा है? सेमिनल वेसिकल, ठीक। दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा है आपका काउपर ग्लैंड। तो जो सेमिनल वेसिकल होता है, ग्रंथिया जो आपका सेमिनल वेसिकल है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? यह जो स्पर्म होता है, इसका सबसे अधिक भाग बनाने का कार्य करता है, ठीक है। जो सेमिनल वेसिकल होता है, यह स्पर्म का अधिकांशतः भाग बनाता है। अधिकांशतः भाग मतलब कि स्पर्म के अलावा उसमें कुछ और लिक्विड मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनको बनाने का कार्य कौन करेगा? आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल में जो आपके लिक्विड पदार्थ बनाए जाएंगे, उसमें मुख्य रूप से ग्लैक्टोज होता है, सॉरी फ्रक्टोज वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये सेमिनल वेसिकल कार्य का कार्य हो गया। दूसरा आपका है प्रोस्टेग्लैंड। प्रोस्टेग्लैंड का कार्य क्या है? प्रोस्टेग्लैंड का कार्य क्या होता है? जो प्रोस्टेग्लैंड होता है, ये एक विशेष प्रकार के दूधिया रंग के, ठीक है, एक विशेष प्रकार के दूधिया रंग के क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है। कैसे पदार्थ का? क्षारीय पदार्थ, यानी कि बेसिक मटेरियल, ठीक है। प्रोस्टेग्लैंड एक विशेष प्रकार के क्षारीय पदार्थ का स्राव करता है या बनाता है। जो करता क्या है कि जो मूत्र मार्ग होता है, उसमें चूंकि मूत्र का कह सकते हैं कि पीएच कितना होता है आपका? कम होता है, ठीक है, यानी क्या होता है आपका? अम्ल होता है। तो जो प्रोस्टेग्लैंड होता है, वह आपका बेसिक पदार्थ स्रावित करता है, और ये बेसिक पदार्थ जो मूत्र मार्ग होता है, उसको अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। क्योंकि अम्लीय माध्यम में क्या होते हैं? स्पर्म नष्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए क्या होता है आपका अम्लीय माध्यम को, अम्लीय जो आपके नलिका का जो आपका अंदरूनी भाग होता है, उसको अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया प्रोस्टेग्लैंड का कार्य। आगे नेक्स्ट आपका है काउपर ग्लैंड, ठीक है। काउपर ग्लैंड का कार्य क्या होता है? जो काउपर ग्लैंड होता है, यह प्रमुख रूप से एक विशेष प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं एक विशेष प्रकार के म्यूकस, एक विशेष प्रकार के म्यूकस मटेरियल का स्राव करता है, चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है। यह जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये मूत्र मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सहायक जननांग।
सहायक जननांग के बाद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेक्स्ट है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र एवं संरचना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। चलिए मादा जनन तंत्र को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मादा तंत्र के बारे में। जो मादा जनन तंत्र होता है इसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सेम वही, एक आपका मुख्य जनन अंग यानी कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा आपका सहायक यानी कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, जो मेन जनन तंत्र होता है, ऑर्गन होता है, इसमें प्रमुख रूप से ओवरी रखा गया है। ठीक है, और ओवरी की संख्या फीमेल में कितनी होती है? 2। ठीक है, यानी जो ओवरी है यह क्या है? मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग है। अब आगे देखते हैं दूसरा आपका एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि सहायक जनन अंग के बारे में। सहायक जनन अंग के अंतर्गत प्रमुख रूप से आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के बाद वेजाइना, उसके बाद एक्सटर्नल वाजन्ना, एक्सटर्नल जेनिटरिया, और मैमेली ग्लैंड। ठीक है, और मैमेली ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां रखे गए हैं। ठीक है, तो जो मादा जनन तंत्र होता है इसको भी दो बराबर भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका मुख्य जनन अंग, दूसरा आपका सहायक जनन अंग। मुख्य जनन अंग के अंतर्गत ओवरी रखा गया है और ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2। सहायक जनन तंत्र के अंतर्गत यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटरिया और स्तन ग्रंथि यानी कि मैमेलरी ग्लैंड्स रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, मादा जनन तंत्र का स्ट्रक्चर।
चलिए, ये मादा जनन तंत्र का फिगर बन गया है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे प्रमुख भाग ये क्या है, ओवरी। आपको बताया गया ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो वो आपका वो एक ओवरी और ये दूसरा ओवरी, ठीक है। ओवरी के बगल में जो ये अंगुली से संरचना पाई जा रही है, इसको बोलते हैं फिमरी, इसको बोलते हैं फिमरी। फिमरी के पीछे की संरचना, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पीछे वाला भाग ये एम्पुला, और एम्पुला के आगे वाली संरचना इस्थिमस। ठीक, इस्थिमस और एम्पुला के बीच, या फिर कह सकते हैं इस्थिमस और एम्पुला जहां पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है, उस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है, इसको बोलते हैं इस्थिमस, इस्थिमस एम्पुलरी, इस्थिमस एम्पुलरी, इस्थिमस एम्पुलरी जंक्शन। ठीक है। अब देखिए, इस्थिमस, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फिमरी, इन सभी को मिला करके एक कॉमन नाम दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये सब मिलाकर क्या कहलाएंगे, ये सब, इसको मिलाकर हम क्या नाम देंगे, ओविडक्ट। क्या नाम देंगे इसका, ओविडक्ट। इन सभी क्या बोला जाएगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट। ठीक है, यानी कि अंडवाहिनी। अब देखिए, इसका जो ये बीच वाला भाग होता है, यानी कि जो अंदर का खाली भाग है, इसको बोलते हैं यूट्रस। ये है यूट्रस। ये वाला भाग इसका कहलाता है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये वाला भाग कहलाता है मेसोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम। और ये अंदर का भाग कहलाता है, ये वाला, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। ये विजाइना। ठीक है, तो ये एक मादा जनन तंत्र की संरचना है। मादा जनन तंत्र में सबसे प्रमुख भाग क्या होता है, ओवरी। ओवरी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, दाहिने तरफ वाला और बाएं तरफ वाला। ठीक है, ओवरी के बाद क्या आता है आपका, सहायक जनन अंग। अब सहायक जनन अंग में प्रमुख रूप से क्या क्या रखा गया, आपको बताया गया, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट, इसके अलावा आपका रहना, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इन सभी को मिला करके सहायक जनन अंग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मादा जनन तंत्र के बारे में। तो भाग 2 के लिए बस इतना ही। ठीक है, इसके बाद भाग 3 में नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।